less than 3.5 milli equivalent per liter, that is called of hypokalemia. इसके लिए causes how the patient can get hyperkalemia. Increase dietary intake. अगर डाइट में पेशेंट पोटाशियम कंटेनिंग डाइट ज्यादा खाए तो उससे हाइपरकेलेमिया के चांसेस ज्यादा होते हैं। वेजिटेबल्स के अंदर क्या होती है? पोटाशियम। बनानास के अंदर, सेब के अंदर, एप्पल्स के अंदर, इन सब के अंदर क्या होता है? पोटाशियम। तो अगर एक बंदे उसका ऑलरेडी पोटाशियम बड़ा है, ज्यादा है, और वो पोटाशियम डाइट लेता रहे तो उसकी मजीद पोटाशियम लेवल बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखे नंबर 1 ब्लड सैंपल या मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन में सेल लाइसिस के चांसेस, हाँ जी, सेल लाइसिस, अगर ए ब्लड ग्रुप बंदा दूसरे बी ब्लड ग्रुप को दे दे, मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूज करे, तो उस बॉडी के अंदर आरबीसी लाइसिस के चांसेस ज्यादा, और सेल के अंदर क्या होती है? पोटाशियम, हाइपरकेलेमिया हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके हीमोलाइटिक इनीमिया। हीमोलिसिस का मतलब क्या है? हीमोलिसिस, लाइसिस ऑफ आरबीसी। तो हीमोलाइटिक कंडीशन, लाइसिस जिसमें होगी उसमें भी पोटाशियम का लेवल क्या हो सकता है? बढ़ सकता है। नेक्स्ट देखे अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, अ कंडीशन नोन एज ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। इसमें भी पोटाशियम का लेवल क्या होता है? वो बढ़ जाता है। व्हाट इज ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम? एनीवन इन द क्लास, व्हाट इज ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम? इन लोगों ने तो हेयर ट्राइड नहीं लिखा है, लेकिन व्हाट इज ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम? नहीं पता? इन ट्यूमर पेशेंट या कैंसर पेशेंट, कैंसर में एबनॉर्मली अनकंट्रोल पेशेंट पे सेल नंबर क्या हो जाती है? तो जितना सेल नंबर बढ़ जाती है उतना साइड बाय साइड सेल लाइसिस भी होती है। तो इन कैंसर पेशेंट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रक्शन गोस साइड बाय साइड। तो जो एबनॉर्मल सेल कैंसर पेशेंट में टूटते जा रहे तो उससे क्या निकलेगी? पोटाशियम निकलेगी। इफ अ पेशेंट हैज ट्यूमर एंड साइड बाय साइड देयर इज लाइसिस ऑफ कैंसर सेल इन द बॉडी, इसको कहते हैं ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है जी। अब इसमें यह याद रखना है कि ये जो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस कंटेन डीएनए, और डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ प्यूरिन, पायरिमिडीन एंड प्यूरिन, और प्यूरिन रिंग से क्या बनती है? यूरिक एसिड बनती है। अगर सेल लाइसिस होगी, एक तो सेल से क्या निकलेगी? पोटाशियम, और एक सेल से यूरिक एसिड, और सेल से फिर जनाब बाहर जो है ये कैल्शियम। तो हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर यूरिसीमिया एंड हाइपर कैलेमिया, दिस 3 थिंग इज कॉल्ड ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। लेकिन ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में यूरिक एसिड लेवल भी बढ़ जाता है और उसमें पोटाशियम लेवल भी बढ़ जाता है, क्योंकि यूरिक एसिड, पोटाशियम बोथ आर कमिंग फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सेल। क्योंकि यूरिक एसिड प्यूरिन से बनती है, डीएनए का पार्ट है, तो चाहे जब भी सेल लाइसिस होगी तो उसमें पोटाशियम और यूरिक एसिड बढ़ने की चांसेस ज्यादा होगी। और नेक्स्ट है ड्रग्स। कुछ ड्रग्स है कि पोटाशियम लेवल को बढ़ा सकती है, लाइक एसीई इनहिबिटर्स। अभी मैंने बताया था स्पाइरिनोलैक्टोन। एसी इनहिबिटर में केप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, ये सारे के सारे क्या करा सकते हैं? हाइपरकेलेमिया। ओके, अब नेक्स्ट स्पाइरिनोलैक्टोन, वो अल्डोस्टेरोन की काम को अपोजिट बनाएगा, तो एक्सक्रीशन ऑफ पोटाशियम नहीं होगी, बल्कि क्या होगी? रिटेंशन होगी। ठीक है जी। तो दीज आर द ड्रग विच कैन कॉज व्हाट? आंसर इज हाइपरकेलेमिया। और एक और ड्रग है आज जो हार्ट फेलियर में देते, एनीवन इन द क्लास? वेंट्रिकल। आपने क्वेश्चन भी पूछा था उसका कि द ड्रग विच एक्ट ऑन सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप इन द हार्ट यूज्ड इन हार्ट फेलियर इज डिजिटेलस, जिसको डिजॉक्सिन कहते हैं। तो डिजॉक्सिन कैन कॉज हाइपरकेलेमिया। डिजॉक्सिन जो ड्रग है इसकी टॉक्सिसिटी चांसेस हाइपोकेलेमिया में ज्यादा होती है, लेकिन ये खुद क्या कराती है? हाइपरकेलेमिया। ये मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। तो डिजॉक्सिन इज अ ड्रग विच हैज अ रिस्क फॉर टॉक्सिसिटी लीडिंग टू हाइपरकेलेमिया, लेकिन इसकी रिस्क टॉक्सिसिटी कब होता है? हाइपोकेलेमिया होता है। तो ये काजेज है। काजेज का मतलब अगर हर वो कंडीशन जिसमें सेल लाइसिस की चांसेस हो तो पेशेंट को हाइपरकेलेमिया के चांसेस ज्यादा होंगे। लेकिन ईसीजी चेंजेस, ईसीजी पे हमें क्या मिलेगा? पीक टाल टी वेव। कौन सा वेव टाल होगा? टी वेव। So peak tall T wave is a hallmark of hyperkalemia on ECG। और ECG में अगर हम ये चेंजेस देखें, हमें पोटाशियम करेक्ट करने चाहिए, अदरवाइज द पेशेंट डेवलप वेरी फेटल इरिथमियास।
पेशेंट एरिथमिया में जा सकता है और इससे पेशेंट की डेथ चांसेस ज़्यादा होती है। लेकिन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकेलेमिया, इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं? व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ हाइपरकेलेमिया? सीरम पोटासियम लेवल, सीरम पोटासियम 5.5 से क्या होगी? ज़्यादा। और ईसीजी में हम देखेंगे कि टी वेव क्या है? वो टाल है, टाल टी वेव, सेंटेड टी वेव, ठीक है। हाइपरकेलेमिया की किसी दिन ईसीजी इधर चलाऊंगा, कोई 20-25 ईसीजी इसमें पड़ी है हाइपरकेलेमिया के, दिखाऊंगा कि टाल टी वेव हम किस तरह देखते हैं, ठीक है जी। एक दिन सिर्फ इसके लिए स्पेयर करेंगे, इस पे सारे पिक्चर देखेंगे ताकि आप लोग को ये चीज़ माइंड में आ जाए कि इसको हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं। इसकी जो ट्रीटमेंट है, इसका एक नमूनिक है सी बिक के पोटासियम, सी बिक पोटासियम, ठीक है ना। अब सी बिक पोटासियम का मतलब यह है, सी स्टैंड फॉर कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर फॉर द एग्जाम। अब एग्जामिनर ने यह पूछना है कि अगर किसी का पोटासियम लेवल 7 आ जाए, 7.1 आ जाए, तो हमने पोटासियम की लेवल को फोकस करना है या हार्ट को बचाना है? हार्ट को बचाना है, क्योंकि 6.5 के ऊपर ये क्या कराती है? एरिथमियास कराती है। तो हमने ऐसा ड्रग देना है ताकि हाई पोटासियम के बावजूद भी हम हार्ट की स्टिल को स्टेबलाइज करें। कार्डियक स्टिल स्टेबलाइजर, कैल्शियम ग्लूकोनेट इज द आंसर। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट कैन रिवर्स द रिस्क ऑफ एरिथमियाज इन हाइपरकेलेमिया। अगर पोटासियम लेवल बढ़ भी जाए और आप कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे, ये कार्डियक सेल को क्या करता है? स्टेबलाइज करता है। इसके नीचे लेके कार्डियक सेल स्टेबलाइजर, ये कार्डियक सेल को स्टेबलाइज करके उसमें एरिथमियाज की चांसेस को क्या करता है? वो कम करता है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं? बाइकार्बोनेट देते हैं। क्या देते हैं? बाइकार्बोनेट। सो बाइकार्बोनेट इज अ ड्रग आल्सो डिक्रीज व्हाट? आंसर इज पोटासियम। और लास्ट में लेके बीटा-2 एगोनिस्ट। क्या देते हैं? बीटा-2 एगोनिस्ट। व्हाट आर द नेम्स ऑफ बीटा-2 एगोनिस्ट? एनीवन? अब इधर देखें, अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात करें, ये बीटा-2 एगोनिस्ट हम आस्थमा पेशेंट में भी देते हैं, सल्ब्यूटामोल, एल्ब्यूटारोल। अब इधर देखें, ये जो सेल है, एमसीक्यू सुन ले, सेल, सेल के बाहर ब्लड है, दिस इज अ ब्लड। अब ब्लड के अंदर पोटासियम लेवल क्या है? ज्यादा। हमारा टारगेट ये है कि या तो ये एक्सेस पोटासियम किस में डाले? सेल में डाले, या इसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करे। अब अगर आप किसी को बाहर से ड्रग देते हैं, सल्मेट्रोल, कौन सा? सल्मेट्रोल, या एल्ब्यूटारोल ड्रग देते हैं, दीज आर लॉन्ग एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट। तो ये यहाँ पे सेल पे हमारे पास ये किस रिसेप्टर पे काम करते हैं? बीटा-2। ब्रोंकस में होते हैं, ब्लड वेसल में होते हैं। ये जो ड्रग है, ये न कि बीटा-2 रिसेप्टर को सिर्फ एक्टिवेट करते हैं, बट दिस ड्रग हैज अ ग्रेटर टेंडेंसी टू इंक्रीज शिफ्ट ऑफ पोटासियम इनटू द सेल। ये ब्लड से पोटासियम को किधर लेके जाते हैं? सेल में, और ब्लड के अंदर हाई लेवल को कम कर देते हैं। So beta-2 agonist is a bronchodilator and it can increase excess potassium shift into the cell. तो अगर बाहर पोटासियम क्या है? ज्यादा है, और वो हम सेल में डालेंगे तो पोटासियम का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हाइपोकेलेमिया पेशेंट में हम इधर पोटासियम को बढ़ाएंगे कि कम करेंगे? बढ़ाएंगे। तो हाइपोकेलेमिया पेशेंट में these drugs are contraindicated। ये क्या है? contraindicated, क्योंकि पोटासियम के लेवल को मजीद कम करेगा। So it is the good drug for hyperkalemia but very bad for hypokalemia। क्लियर है ये पॉइंट? How beta-2 is work? Increase potassium shift into the cell। ये पोटासियम को ब्लड से किधर लेके जाता है? सेल में लेके जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, आई स्टैंड फॉर इंसुलिन, वेरी इंपॉर्टेंट। कम लोग जानते हैं कि व्हाट इज आई स्टैंड फॉर? इंसुलिन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन? एनीवन इन द क्लास? शाबाश अब्दुल्ला, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन? इंसुलिन का काम यह है कि स्केलेटल मसल सेल एडिपोज टिश्यू में GLUT4 ट्रांसपोर्टर बताया था, इसके जरिए किस चीज की एंट्री को बढ़ाते हैं? ग्लूकोज। लेकिन इंसुलिन इक्वली इंक्रीज द शिफ्ट ऑफ पोटासियम इनटू द सेल। इसका मतलब यह है कि इंसुलिन ग्लूकोज को भी डालता है और किसको भी? पोटासियम। इंसुलिन कैन कॉज हाइपोकेलेमिया और हाइपर हाइपोकेलेमिया। इंसुलिन इज ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकेलेमिया बट itself it can cause hypokalemia। It is a treatment of hyperglycemia but it can cause hypoglycemia। अब क्वेश्चन ये है, आप इंसुलिन शॉट देते हैं, और मैंने कहा था डायबिटिक पेशेंट जब भी बेहोश हो जाए, इसका मतलब क्या है? इंसुलिन ने क्या कराया है? हाइपोग्लाइसीमिया कराया है। ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी। इसका मतलब आप इंसुलिन तो दे रहे पेशेंट को ताकि इसमें हम पोटासियम लेवल क्या करें? कम। लेकिन ये फिर सिर्फ पोटासियम को नहीं, किसको भी अंदर डालेगा?
शाबाश, ग्लूकोज, तो हरिश क्या है, हाइपो, तो इंसुलिन के साथ क्या देंगे, जी फॉर ग्लूकोज, डेक्सट्रोज देंगे बाहर से। इसका मतलब यह है कि इंसुलिन के साथ बाहर से इक्वली डेक्सट्रोज देंगे ग्लूकोज, ताकि हम किसको प्रिवेंट कर सके, हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट कर सके। क्लियर है? तो बीटा 2 एगोनिस्ट और इंसुलिन दोनों एक्सिस पोटासियम को अंदर सेल में डाल देते हैं। के स्टैंड फॉर अनदर ड्रग दैट इज कॉल्ड कायक्सेलेट। के स्टैंड फॉर कायक्सेलेट, कायक्सेलेट, के ई, इसका पूरा स्पेलिंग सही लिखे, लेकिन इधर कहीं पे लिखा होगा, एक मिनट सब ढूंढना पड़ेगा। हाँ, के ए लिखे, के ए वाई ई सही लिखा है, कायक्सेलेट, दिस द ड्रग। व्हाट इज चीलेटर? anything which can flush something from the body. Coaxalate is a drug which is a chelator of potassium. ये पोटाशियम को यूरिन में निकालता है। Coaxalate एक ऐसा ड्रग है कि पोटाशियम के साथ बाइंड होकर यूरिन में निकाल देते हैं। इट इज अ पोटाशियम चीलेटर। ये क्या है? पोटाशियम चीलेटर है। इसका मतलब ये है दीज आर द ड्रग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दी एग्जाम। तो ये जनाब क्या करता है, कायक्सेलेट 80%, सुन ले, कायक्सेलेट 80% पोटाशियम को स्टूल में निकालता है, 20% ब्लड में, सॉरी यूरिन में निकालता है। अब अगर किसी को बावल प्रॉब्लम है, इरिटेबल बावल सिंड्रोम पढ़ा था ना, अगर किसी को इस्कीमिया है, किसी को बावल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो आप कायक्सेलेट नहीं दे सकते, क्योंकि अगर बावल ऑब्स्ट्रक्शन में ये देंगे तो कैन पोटाशियम गो आउट ऑफ द बॉडी? नो, और ये बावल को जोर देगा, मजीद प्रॉब्लम होगी। दिस ड्रग इज कंट्रा इंडिकेट इन स्मॉल बावल ऑब्स्ट्रक्शन। ये इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन में नहीं देते, क्योंकि इसने पोटाशियम को ऑब्स्ट्रक्शन में नहीं निकालना होता। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि ऐसा ड्रग दे कि इससे बंदे की सारी पोटाशियम हम किस में एक्सक्रीट करें, यूरिन में, आंसर इज लूप डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स कैन कॉज हाइपोकैलेमिया। इसका वजह यह है कि इट कैन फ्लश एक्सेस पोटाशियम आउट ऑफ द बॉडी इन यूरिन। कायक्सेलेट कैन एक्सक्रीट पोटाशियम मेनली इन द स्टूल, इसलिए बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में नहीं दे सकते। लेकिन हम लूप डायूरेटिक यूरिन में एक्सक्रीट करने के लिए दे सकते हैं, लेकिन इसके साथ बीपी मॉनिटर करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट कैन डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, ये बीपी को कम कर सकती है। ठीक है जी। तो दिस इज कॉल्ड C-BEC-K। C मीन ओके, विच ड्रग कैन बी यूज फॉर एक्यूट सेटिंग टू प्रिवेंट इरिथमियास? कैल्शियम ग्लूकोनेट, ये कार्डियक स्टेबलाइजर है। फिर बाद में बाइकार्बोनेट या बीटा 2 एगोनिस्ट। इंसुलिन के साथ क्या देंगे? ग्लूकोज टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया। इफ वी वांट टू एक्सक्रीट पोटाशियम इन द स्टूल, कायक्सेलेट इज द ड्रग, एंड इफ वी वांट टू एक्सक्रीट पोटाशियम इन द यूरिन, लूप डायूरेटिक विल बी द ड्रग। ठीक है, 2-3 मिनट में हाइपोकैलेमिया। कल इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में हाइपरकैल्सीमिया वर्सेस हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोनेट्रीमिया वर्सेस हाइपरनेट्रीमिया, ये सारी चीजें हैं। इससे 4-5 एमसीक्यूज आते हैं, लेकिन पोटाशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट वन आउट ऑफ ऑल। तो इसको करते कल इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करेंगे। ठीक है, हाइपोकैलेमिया में लेके कि इसकी काजेज लेके, काजेज कि व्हाट आर द काजेज ऑफ हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया के अंदर व्हाट द पेशेंट विल कम अलोंग। ठीक है, हाँ जी, हाइपोकैलेमिया में क्या होगा? एनीवन इन द क्लास बताए ना? डिक्रीज इंटेक, इस तरह कॉपी पेस्ट करते जाए, शाबाश। डिक्रीज इंटेक इन द डाइट। नेक्स्ट, हाँ जी यार, ये जो ट्रीटमेंट हमने पढ़ा है बीटा 2 एगोनिस्ट यूज से क्या होता है? हाइपो, तो लेके एक्सिस बीटा 2 एगोनिस्ट। हाँ जी, और क्या है? इंसुलिन इंजेक्शन से हो सकता है कि नहीं? इंसुलिन। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इरिथमियास इन डायबिटिक पेशेंट ऑन इंसुलिन थेरापी इज हाइपोकैलेमिया। ये भी याद रखे, पेशेंट डायबिटिक है और इंसुलिन थेरापी पे है और उसको बाद में क्या हो गया? इरिथमिया, तो उसका वजह हाइपोकैलेमिया होगा। हाइपर और हाइपो दोनों क्या कराती है? इरिथमियास कराती है। और इंसुलिन की वजह से हम पोटाशियम को अंदर ज्यादा डालते हैं, तो इंसुलिन कैन कॉज हाइपोकैलेमिया। ठीक है, नेक्स्ट, लूप डायूरेटिक्स क्या कराती है? हाइपोकैलेमिया, लूप डायूरेटिक्स। नेक्स्ट देखे, वोमिटिंग, एक्सेस वोमिटिंग में हम पोटाशियम लूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, तो आंसर इज हाइपोकैलेमिया। डायरिया भी लिखे, डायरिया, डायरिया में क्या होता है? हाइपोकैलेमिया। डायरिया में न कि सिर्फ बाइकार्बोनेट लूज होते हैं, पोटाशियम भी लूज होती है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में। तो यहाँ पे लेके व्हाट? डायरिया।
ओके, इधर पे पोटाशियम किधर जाएगी इस वजह से, इसको कहते हैं रीनल लॉस, इसको कहते हैं जीआई लॉस, जीआई लॉस, ठीक है। ये जीआईटी लॉस है, ये रीनल लॉसेस है। और इसमें क्या होगा, इसमें एक्सोजीनियस डिक्रीज, एक्सोजीनियस डिक्रीज है, बाहर से कम ले रहे। और इन दोनों में कैसे कम होता है, हाँ, इसमें पोटाशियम क्यों कम होता है, क्योंकि इनमें हम ब्लड से किधर डालते हैं, इसको कहते हैं ट्रांस सेलुलर शिफ्ट, इसको क्या कहते हैं, ट्रांस सेलुलर शिफ्ट। तो इन दोनों की वजह से पोटाशियम इसलिए कम होता है कि हम इसमें पोटाशियम को सेल के अंदर शिफ्ट करते हैं, ऐसा है ना। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांस सेलुलर शिफ्ट, ठीक है। तो इन दोनों में हम शिफ्ट करते हैं तो पोटाशियम का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है जी। दीज आर द पॉइंट टू रिमेंबर फॉर हाइपोकैलेमिया। इसके लिखे फॉर एग्जाम्पल, अब इधर देखिए, ये ईसीजी मुझे कौन बताएगा, शाबाश, ईसीजी चेंजेस लिखे, ईसीजी से हम पता चलाते हैं क्योंकि बोथ कैन कॉज रिदमियास, ठीक है। अब इधर देखे, ये जनाब पेशेंट है, एक ईसीजी है, ठीक है, दैट इज पी क्यू आर एस एंड दैट इज, ये कौन सा है, हाइपरकैलेमिया है, ठीक है, पीक टालटेंटेड टी वेव है। अब इसको थोड़ा फोकस करें, हाँ, ये अगर फॉर एग्जांपल इस तरह जनाब हम जाए, अब इस ईसीजी को देखे, एनीवन कैन डिस्क्राइब, देखे व्हाट इज दिस, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स। अब ये कौन सी वेव है ये, लेकिन टी वेव इज गोइंग टू फ्लैट, ये क्या होती जा रही है, फ्लैट होती जा रही है, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन जैसा, इस जैसा फ्लैट होती जा रही है। तो ये टी वेव है। वैसे टी वेव के बाद ईसीजी खत्म हो जाती है, दूसरा स्टेप आना चाहिए, ये बात समझ गए कि नहीं। टी के बाद दूसरा वेव कौन सा आना चाहिए, पी। ईसीजी तो ऐसा होना चाहिए ना, टी वेव फिर क्या होना चाहिए, पी, फिर टी, फिर पी। लेकिन यहाँ पे पी तो ये है, यहाँ पे एक्स्ट्रा वेव है कि नहीं, दिस इज अ टी वेव विच इज गोइंग टू फ्लैट एंड देयर इज एडिशनल वेव आफ्टर टी वेव। टी वेव के बाद क्या है, एडिशनल वेव है, फिर पी वेव है। इसका मतलब यह है, द एडिशनल वेव इन ईसीजी विच इज कम बिटवीन टी एंड पी इज कॉल्ड यू वेव, इसको क्या कहते हैं, यू वेव। तो जब कार्डियोलॉजी के अंदर ईसीजी पे क्या हो, दो चेंजेस बताए, फ्लैटनिंग ऑफ द टी वेव एंड एडिशनल यू वेव, दैट इज द डायग्नोस्टिक ऑफ हाइपोकैलेमिया। ये हाइपोकैलेमिया की ईसीजी चेंजेस हैं। यहाँ पे लिखे फ्लैटनिंग ऑफ विच वेव, टी वेव और एडिशनल यू वेव, समझ गए कि नहीं। एडिशनल क्या है, यू वेव है, दैट विल बी अ हॉल मार्क ऑफ हाइपोकैलेमिया। अब जो हाइपोकैलेमिया है इसमें यू वेव, ये जो यू वेव है, यू वेव, अब इधर देखे इसमें एक वजह है, पी वेव इज एट्रियल डीपोलराइजेशन, इधर देखे क्यू आर एस इज वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, टी वेव इज वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन। असल में जब पोटाशियम लेवल बढ़ जाए इट कैन अफेक्ट वेंट्रिकल, ये किसको अफेक्ट करती है, वेंट्रिकल। इसलिए इफेक्ट कहाँ आता है, टी वेव, इट विल कंट्रैक्ट द वेंट्रिकल टू मच दैट द पी वेव विल बी गो, टी वेव विल बी गो बियॉन्ड द आर वेव, ये हाइपरकैलेमिया। हाइपर मीन टी वेव की एम्पलीट्यूड जो है ना, हाइटनेस, ये पोटाशियम कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। पोटाशियम ज्यादा है तो उसकी टालनेस क्या होगी, ज्यादा है। पोटाशियम कम है तो इसकी टालनेस, जब इसकी टालनेस कम होती जाएगी, कम, आखिर में फ्लैट होती जाएगी, फ्लैट। अब हार्ट क्या करेगा, वो कहेगा जब टी वेव किधर चली गई, वो एक्स्ट्रा बीट करेगा कि नहीं, एक्स्ट्रा बीट इसलिए करेगा कि कौन सी चीज गायब होती जा रही है, और जो एक्स्ट्रा बीट होगा वो किसकी शक्ल में आएगी, इससे हाइपोकैलेमिया में एक्स्ट्रा वेव आती है, देयर इज एक्स्ट्रा बीट इन द हार्ट, क्योंकि टी वेव कम होती जा रही है। जब टी वेव नहीं आएगी, हार्ट कोशिश करेगा कि वो टी वेव जनरेट करे, कर नहीं पाएगा, तो टी वेव की बजाय एक और वेव जनरेट करेगी, इसलिए वो यू वेव की शक्ल में आती है। तो एक्स्ट्रा यू वेव, इसमें एक और घंटा कंसेप्ट है, लेकिन वो अब ये लेवल नहीं है, और ये यू वेव प्रूफ होती है कि क्यों आती है। लेकिन टाल टेंटेड टी वेव मैंने पीएमडी स्टेप 1 दिया है, स्टेप 2 दिया है, 3 दिया है, एफसीपीएस पार्ट 1, दिस इज माय क्वेश्चन ऑल द टाइम। पता नहीं ये मेरे मुकद्दर में लेगा ये वाला चीज, ये मुझे आता है
कि पीक टार्टीवेंट, बस मैं बहुत खुश हो तो हाइपरकेलेमिया है, ठीक है ना यार। ये चीजें मिस नहीं होती, ये फ्लैटनिंग ऑफ टी वेव, एडिशनल यू वेव, लेकिन पोटाशियम इम्बैलेंस में कॉमन एंड डेंजरस इम्बैलेंस इज हाइपरकेलेमिया, इस चीज का क्वेश्चन ज्यादा आता है, ठीक है। ओके, लेकिन मैनेजमेंट अब हाइपोकेलेमिया, कि हाइपोकेलेमिया को हम मैनेज कैसे करेंगे, व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ हाइपोकेलेमिया पेशेंट। हाँ जी, नंबर 1 क्या देंगे, एनीवन? अगर पोटाशियम कम है, इधर देखिए 3 से लेके 3.5 तक है, कम है कि ज्यादा? 3.5 से कम है, लेकिन 3 से ज्यादा है, इसके दरमियान माइल्ड डिक्रीज है कि सीवियर? तो लेकिन ओरल पोटाशियम इंटेक, ओरल पोटाशियम देंगे बाहर से, ऐसी डाइट देंगे जिसमें ज्यादा क्या हो, पोटाशियम, टैबलेट, पोटाशियम कंटेनिंग टैबलेट देंगे। लेकिन अगर किसी की पोटाशियम लेवल किससे कम हो जाए, 3 से, किससे कम पड़ जाए, 3, दैट इज अ डेंजर पॉइंट, फिर एरिथमिया के चांसेस ज्यादा, तो लेकिन इंट्रावीनस पोटाशियम देते हैं। फिर वो पोटाशियम देंगे जो डायरेक्ट ब्लड में जाए, इसकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा हो, तो लेकिन आईवी पोटाशियम। तो आईवी पोटाशियम शुड बी गिवन टू द पेशेंट इफ देयर इज अ रिस्क ऑफ एरिथमियास। इसको कहते हैं पोटाशियम रिप्लेसमेंट थेरापी। इसको क्या कहते हैं, पोटाशियम रिप्लेसमेंट थेरापी, कि जो पोटाशियम लूज हुआ था उसको दोबारा क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, इसको पोटाशियम रिप्लेसमेंट थेरापी कहते हैं। और जनाब हम क्या करते हैं कि पोटाशियम रिप्लेसमेंट थेरापी में हमने क्या करना है कि पोटाशियम को देखेंगे, ऐसा ना हो कि आप पोटाशियम देते रहे, नहीं, यू हैव टू चेक सीरम पोटाशियम कि हम हाइपरकेलेमिया में ना चले जाए, क्योंकि इट विल क्रिएट अ लिटिल बिट मोर डेंजर, ठीक है। तो पोटाशियम लेवल चाहे हाई से कम करना हो, चाहे लो से ज्यादा करना हो, दोनों पे चेक बैलेंस रखना है ताकि ये नॉर्मल रेंज में रहे। अदरवाइज दीज बोथ कंडीशन कैन कॉज कार्डियोटॉक्सिक, ये हार्ट को प्रॉब्लम करा सकती है। क्लियर है? तो ये पोटाशियम हाइपोकेलेमिया की मैनेजमेंट और ये हाइपो, इसमें सिर्फ पोटाशियम सप्लीमेंट देना है, लेकिन द बिग क्वेश्चन इन एग्जाम दे टेस्टेड अपॉन हाइपरकेलेमिया ट्रीटमेंट, ये आता है कि कार्डिक स्टेबलाइजर क्या है, इंसुलिन के साथ क्या देंगे, स्टूल में पोटाशियम को किससे रिमूव करेंगे, यूरिन में किससे रिमूव करेंगे, फिर सारे इसके अंदर फिर क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है जी। तो दिस इज द क्वेश्चन टू रिमेंबर। लास्ट एक क्लिनिकल केस है, लेके मैं बता रहा हूं, आप लोग लिखते जाए, शाबाश। अ 29 ईयर ओल्ड, लास्ट केस मैं नहीं लिखता, हाथ बोर्ड पे आप लोग लेके मैं बता रहा हूं। अ 29 ईयर ओल्ड, अ 29 ईयर ओल्ड woman लिख लिया, woman with a history of 29-year-old woman with a history of bipolar disorder, बताया था ना इसके बारे में। इसमें दो मूड्स होते हैं, हैप्पीनेस वर्सेस सैडनेस। बाइपोलर डिसऑर्डर प्रेजेंटेड टू द ईडी इमरजेंसी डिपार्टमेंट, प्रेजेंटेड टू द ईडी विद अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, मतलब न्यूरोलॉजिकल उसको मसला है, विद अल्टर्ड मेंटल स्टेटस। 29-year-old woman with a history of bipolar disorder presented to the ED with altered mental status. On exam, she has dry mucous membrane. On exam, she has dry mucous membrane. She has dry mucous membrane, comma, dry oral cavity या dry mouth, xerostomia, dry mouth with BP 92/40, कम है कि ज्यादा, कम, mmHg 92/40 mmHg, and heart rate
106, हार्ट रेट 106 BPM, बीट पर मिनट, ज्यादा है ना टेकिकार्डिया। हर सीरम सोडियम लेवल is 154, हाँ जी 54 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। हर सीरम सोडियम इज 154 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब नीचे लेके व्हाट इज द डायग्नोसिस, और नीचे नेक्स्ट लेके बेस्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट। व्हाट इज द डायग्नोसिस एंड नेक्स्ट बेस्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट। एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज द डायग्नोसिस? ओके, देयर आर द साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन। इस पेशेंट के अंदर एक तो क्या चीज है, इसको कहते हैं वॉल्यूम डिप्लीशन, है क्या नहीं है? किस बंद पेशेंट में वॉल्यूम क्या हो चुकी है? डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट बताए, बीपी साइन ऑफ वॉल्यूम डिप्लीशन। नेक्स्ट, बीपी वॉल्यूम कम है, बीपी कम है। नेक्स्ट, शी इज अ नॉन पेशेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लू इन द एग्जाम। ठीक है, हाँ जी। हाइपरनेट्रेमिया इस मीन इंक्रीज सोडियम, ये कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। 154, नॉर्मल इज 135 to 145, याद रखें। नॉर्मल सोडियम 135 to 145। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस पेशेंट? ड्राई आइज, ड्राई माउथ, हाइपोवोलेमिया की वजह से। डायग्नोज क्या है इसमें? मसला यह है कि रिटेंशन ऑफ वाटर नहीं होती, रिटेंशन ऑफ वाटर नहीं होती, इसलिए तो सोडियम का लेवल क्या है? ज्यादा है। अगर हम रिटेंशन ऑफ वाटर ज्यादा कराते तो रिलेटिवली सोडियम लेवल कम हो जाती है। SIADH का नाम सुना है क्या? नहीं। उसमें डायल्यूशनल हाइपो क्या होता है? नेट्रीमिया। सोडियम का लेवल इसलिए बढ़ा है, ड्राइनेस इसलिए है, माउथ इसलिए ड्राई है कि रिटेंशन ऑफ वाटर नहीं होती। अब इधर देखें, रिटेंशन ऑफ वाटर इज डन बाय ADH। ये कौन करता है? ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये कहां से आता है? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस, याद है? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। ADH पर किधर जाते हैं? किडनी में। कौन से रिसेप्टर पर अटैच होता है? V2 रिसेप्टर। और ये किडनी में रिटेंशन ऑफ क्या करता है? वाटर करता है। वो कौन सा कंडीशन है? एंडोक्राइन में पढ़ा था ना, जिसमें ADH काम ना करे। इट इज कॉल्ड a condition where ADH fail to work is diabetic diuresis or diabetes insipidus। डायबिटीज insipidus। अब सुन ले, अगर ADH काम नहीं करेगा, अब ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, डायबिटीज क्या कहलाता है? insipidus। अब दो कंडीशन है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज insipidus एंड सेंट्रल डायबिटीज insipidus। बताया था, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस का मसला है, हाइपोथैलेमस, ADH आई ना जाए, तो ये कौन सा है? सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। और अगर V2 रिसेप्टर नेफ्रॉन के अंदर, किडनी का मेन सेल क्या है? नेफ्रॉन। अगर नेफ्रॉन में इशू है, ADH रिसेप्टर पे काम ना करे, वो कौन सा है? नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। तो अगर ADH आएगा लेकिन इधर काम नहीं करेगा तो रिटेंशन ऑफ वाटर होगा। जब वाटर रिटेन नहीं होगा तो रिलेटिवली सोडियम लेवल बढ़ जाएगा, वॉल्यूम डिप्लीशन की वजह से बीपी क्या हो जाएगा? कम, ड्राई माउथ, ड्राई स्किन, ये सारी जाएगी क्या? नहीं। अब क्वेश्चन ये है, बाइपोलर के अंदर ये क्यों होता है? वजह ये है, व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर? ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर, लिथियम। मैंने आप लोगों को बताया था, कहते हैं लिथियम। और लिथियम का साइड इफेक्ट ये है, लिथियम कैन डैमेज V2 रिसेप्टर फॉर ADH इन द किडनी। लिथियम इज द ड्रग ऑफ चॉइस, इट इज अ मूड स्टेबलाइजर। ये बाइपोलर डिसऑर्डर में ड्रग ऑफ चॉइस है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी ना हो, क्योंकि ये टेराटोजेनिक भी है। ये बताया था कि नहीं?
फिर कार्बामाज़ेपिन देते हैं, लेकिन उसके साथ फोलिक एसिड देते हैं। जो लिथियम है ये पेशेंट ले रही थी बाइपोलर डिसऑर्डर, बात समझ आ रही है ना, इसमें प्रेगनेंसी की हिस्ट्री नहीं है, तो शी इज टेकिंग विच ड्रग, बट इन द साइड इफेक्ट लिथियम डैमेज V2 रिसेप्टर। जब V2 डैमेज हो जाए तो एडीएच काम हो नहीं करेगा, तो इस पेशेंट को कौन सा डायबिटीज इंसिपिडस है, नेफ्रोजेनिक। तो इसका जो डायग्नोसिस है ना पेशेंट की, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है। जब भी बाइपोलर डिसऑर्डर पेशेंट में एडीएच का काम फंक्शन खराब हो और हाइपोवोलेमिया हो, क्योंकि एडीएच का काम रिटेंशन ऑफ क्या है, वाटर है, अगर वो रिसेप्टर पे काम नहीं करेगा तो रिटेंशन ऑफ वाटर नहीं होगा, जब रिटेंशन नहीं होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिप्लीट। तो लिथियम कैन कॉज नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट, हमने क्या करना है, बीपी को बढ़ाना है तो लेकिन नॉर्मल सलाइन इन्फ्यूजन देंगे, हमने वॉल्यूम स्टेबलाइज करना है। जब हम नॉर्मल सलाइन 1-2 ड्रिप देंगे और वॉल्यूम क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो फिर हम 5% डेक्सट्रोज स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, डेक्सट्रोज। तो इनिशियली नॉर्मल सलाइन टू रिप्लेस दैट वॉल्यूम। तब जब भी बाइपोलर डिसऑर्डर पेशेंट में वॉल्यूम डिप्लीशन, डिहाइड्रेशन की हिस्ट्री आ जाए, तो इसका मतलब यह है कि बाइपोलर डिसऑर्डर पेशेंट ने क्या यूज किया है, लिथियम, और लिथियम ने जाकर एबनॉर्मली किडनी के अंदर V2 रिसेप्टर डैमेज किया है, जहां पे अब एडीएच काम नहीं करता, पेशेंट डेवलप नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। इनिशियल बेस्ट ट्रीटमेंट इज व्हाट, नॉर्मल सलाइन, वंस द वॉल्यूम इज रिप्लेस्ड लेटर विल स्टार्ट 5% डेक्सट्रोज। हम क्या स्टार्ट करेंगे, 5% एनर्जी के लिए, ताकि पेशेंट में थोड़ी सी एनर्जी आ जाए। क्लियर है, तो नॉर्मल सलाइन देंगे, वंस द वॉल्यूम इज रिप्लेस्ड, हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, बाद में 5% डेक्सट्रोज स्टार्ट करेंगे, या 5% शुगर जिसको कहते हैं डेक्सट्रोज। क्लियर है, कल इंशाल्लाह यहाँ से फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ये केस समझ गए कि नहीं, बाइपोलर डिसऑर्डर इज अ हिंट फॉर नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। तो इससे आप लोगों को ये पता चल गया कि व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑफ लिथियम, आंसर इज नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। क्लियर है।